कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़का होता है संदीप, जो पतंग उड़ाने में बहुत ही माहिर होता है। वो सारे लोगों की पतंग काट देता है। उसकी पतंगबाजी देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, पर उसके घर में उसके मम्मी पापा उसे बहुत डांटते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर था। वो मुश्किल से ही पास हो पाता था, इसलिए उसके घर वाले उसे पढ़ने लिखने के लिए बोलते हैं। तो वो बोलता है कि मेरी पतंगबाजी ही मुझे आगे पहुँचाएगी। और ये पतंगबाजी उसे एक दिन इतनी भारी पड़ती है कि उसे पता नहीं होता कि इस पतंगबाजी की वजह से वो ऐसा फंसेगा। उसकी एक पतंग थी जो उसके लिए लक की पतंग थी, इसलिए उसे वो बहुत ही संभाल के रखता था। हर मकर आने के बाद वो उस पतंग को उठा कर लेकर जाता और आसमान में उड़ाना शुरू कर देता और लोगों की पतंग काटना शुरू कर देता। एक के बाद एक वो सारी पतंग काट देता। किसी की भी पतंग आसमान में नहीं लहरा रही होती, सिर्फ उसकी अकेली ही लहरा रही होती है। शाम होने वाली होती है, इसलिए वो भी अपनी पतंग को अब नीचे ला रहा होता है। तभी अचानक से वो देखता है कि आसमान में एक लाल कलर की पतंग उड़ने लगी। शायद वो अभी ही पतंग आसमान में लहरा रही थी, इसलिए वो अपनी पतंग को भी ढील देना शुरू कर देता है। पर अचानक से उसकी पतंग का डोर उसके पैर से लगकर कट जाता है और उसके हाथ से उसकी डोर छूट जाती है। वो और उसके दोस्त अपनी पतंग के पीछे दौड़ने लगते हैं। पतंग भी शाम के टाइम में तेज़ हवा चलने की वजह से काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है और उनके नज़रों से ओझल हो जाती है। वो भी पतंग का पीछा करते करते गाँव की सीमा के अंत तक आ जाते हैं और वहाँ एक खंडर होता है। उसके बाहर आकर वो खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं कि खंडर के दूसरे माले पर उसकी पतंग फंसी हुई है। ये देखकर संदीप बहुत ही खुश हो जाता है। संदीप अपनी पतंग लेने के लिए उस खंडर की तरफ जाने लगता है, तभी उसका दोस्त उसे रोक देता है। वो बोलता है कि हमें मना किया गया है इस खंडर के अंदर जाने के लिए। कोई भी गाँव वाला इस खंडर के अंदर नहीं जाता, इसलिए तुम भी इस खंडर के अंदर मत जाओ। संदीप सवाली भरे नज़रों से उसे देखता है तो वो बताता है कि 40 साल पहले एक चरवाहा और उसकी बहन अपने जानवर को यहाँ पर चरा रहे होते हैं, तो उसका जानवर इस खंडर के अंदर चला जाता है। तो वो दोनों लोग भी अपने जानवर को ढूंढने के लिए इस खंडर के अंदर जाते हैं, तो वो उसका जानवर और वो चरवाहा बाहर नहीं आ पाते। बस उसकी बहन ही वापस आती है और उसका भी जुबान निकाल लिया गया होता है। तभी संदीप उसे गुस्से भरी नज़रों से देखता है, क्योंकि उसे अपनी पतंग बहुत प्यारी होती है और वो इन सब बातों को मनगढ़ंत कहानी समझकर अंदर की ओर जाने लगता है और वो डरते डरते हुए अंदर की ओर बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो देखता है कि खंडर के अंदर बस पतंग ही पतंग पड़ी हुई है। वो सोचता है कि सारी पतंग यहाँ आकर गिर जाती होंगी और गांव वाले डर से यहाँ नहीं आते होंगे। फिर वो देखता है कि उसकी लक की पतंग उधर टंगी हुई होती है। वो अपनी पतंग की ओर जाने ही लगता है तो वो देखता है कि दो आंखें अंदर से उसे घूर रही होती है, जो कि काफ़ी डरावनी लग रही होती है। उसे देखकर वो वहीं पर रुक जाता है। तभी अंदर से आवाज़ आती है कि रुक क्यों गए, अंदर की ओर आओ और अपनी पतंग लेकर जाओ। यह आवाज़ सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता, तभी देखता है अंदर की ओर से एक शैतान उसकी तरफ बाहर आता है। उस शैतान को देखकर संदीप डर जाता है और वो शैतान बोलता है कि ले जाओ अपनी लक की पतंग संदीप। ये सुनकर वो चौंक जाता है कि उसे इसका नाम कैसे पता होता है। तभी वो हाथ पैर जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगता है। वो बोलता है प्लीज़ मेरी पतंग मुझे वापस कर दो और मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। पर वो उसकी बात नहीं मानता और फिर से वो संदीप बोलता है कि मुझे मेरी पतंग दे दो, बस मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर वो अजीब सी मुस्कान से मुस्कुराता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम्हें मैं दो ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम यहाँ से खुद की जान बचाकर चले जाओ और तुम्हारी पतंग यहीं मेरे पास रहेगी, या तो फिर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दो और उन 3 सवाल में से किसी एक सवाल का भी तुमने सही जवाब दे दिया तो तुम अपनी पतंग के साथ वापस जा सकते हो। ये शर्त वो रखता है। तभी संदीप बोलता है कि मैं अपनी पतंग के बिना नहीं जाऊँगा, मैं आपका 3 सवाल का जवाब दूंगा, आप सवाल पूछिए मुझसे। तभी वो शैतान बोलता है ठीक है। वो शैतान जानता है कि संदीप की 10वीं की परीक्षा होने वाली है और वो पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर होता है, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे हिस्ट्री का सवाल पूछता हूँ, बताओ 1944 में कौन था भारत का प्रधानमंत्री। वो झट से बता देता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तभी वो शैतान नीचे की ओर आ जाता है और हंसते हुए बोलता है उस टाइम भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। अब वो शैतान बोलता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 सवाल बचे हैं, चलो अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और वो दूसरा सवाल पूछता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 2 राजधानी है। संदीप डरते डरते महाराष्ट्र बोल देता है और वो शैतान फिर से शैतानी मुस्कान में मुस्कुराता है और नीचे की ओर आता है। वो बताता है कि हिमाचल प्रदेश। तुम्हारा गलत सवाल है। संदीप बहुत डरने लगता है और वो बोलता है कि पतंग तुम रख लो और मुझे जाने दो। पर वो शैतान अब ना में उंगली हिलाता है।
वो बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया था, तुमने उस टाइम नहीं चुना। और अब वो शैतान हंसता हुआ बोलता है, तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे पतंग का होने वाला है। तभी संदीप सोचने लगता है कि काश मैं मम्मी की बात मानकर पढ़ लेता और फिर मेरे साथ ऐसा नहीं होता। वो इधर उधर भागने का सोचने लगता है, पर शैतान उसे बोलता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, तुम्हारा पीछा मैं तुम्हारे घर तक करूँगा। अब तीसरा सवाल बचाओ कि तरबूज और अंडा में से सबसे पहले नीचे कौन गिरेगा। संदीप सोचने लगता है कि तरबूज भारी है तो क्या पता वही पहले गिरे, और वो शैतान को डरते डरते हुए बता देता है कि तरबूज। और तभी वो खुश होने लगता है क्योंकि शैतान एकदम चुप हो जाता है और वो ठंडी सांस लेने लगता है। वो जैसे ही आंख बंद करता है और अपनी आंख खोलता है तो देखता है उसके सामने वो शैतान खड़ा होता है और हंसता हुआ बोलता है कि ये भी गलत जवाब है। और तभी संदीप उठता है तो देखता है वो अपने बेड पे होता है और वो ये सपना देख रहा होता है। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि आज तो संक्रांत है, तुम इतना लेट क्यों उठे। तभी वो जल्दी से उठकर अपनी पतंग की ओर जाता है और देखता है उसकी पतंग रखी होती है। वो अपनी छत का दरवाज़ा जैसे ही खोलता है तो देखता है छत पे चारों तरफ अंधेरा ही फैला होता है और ये देखकर वो डर जाता है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का सोनू अपने मम्मी पापा के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है और वो अपने गांव जा रहा होता है। वो बहुत खुश हो रहा होता है कि वो अपने भाई बहनों से मिलेगा और अपने गांव जाकर अपने नाना नानी दादा दादी से मिलेगा। तभी वो ट्रेन में सोचते सोचते सो जाता है और ट्रेन काफ़ी रफ्तार से चल रही होती है। ट्रेन की आवाज़ सुनकर अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो वॉशरूम जाता है फ्रेश होने के लिए। और फिर वहाँ पर भी वो सोच रहा होता है कि अब कुछ ही देर में मैं अपने गांव पहुँच जाऊँगा और अपने भाई बहनों से मिलूँगा। तभी उसे एक सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो इधर उधर देखता है पर उसे कोई वहाँ दिखाई नहीं देता, पूरा कंपार्टमेंट खाली होता है। तभी वो अपनी सीट की तरफ आने लगता है। वो जैसे ही अपनी सीट की तरफ आता है तो उसे फिर से वही सीटी की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ की तरफ बढ़ने लगता है तो वो देखता है सामने वाले कंपार्टमेंट में से कोई उसे घूर रहा होता है। और तभी वो उस कंपार्टमेंट में देखता है कि कोई काला साया जैसा उसे दिख रहा होता है। तभी अचानक से कंपार्टमेंट का गेट खुल जाता है और गेट खोलने के बाद उसमें से एक लड़की दिखाई देती है जो कि छोटी होती है और वो पूरी पानी में भीगी हुई होती है। उस कंपार्टमेंट में कोई और तो नहीं दिखाई दे रहा होता, उसकी आंखें चमक रही होती है। तभी अचानक से वो सामने आती है और वो उससे कुछ खाने के लिए मांगती है। वो बोलती है मुझे भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। तभी वो सोनू बोलता है मेरे पास कुछ चॉकलेट पड़ी है, चलेगा। तो वो हाँ में सर हिलाती है और सोनू उसकी तरफ चॉकलेट सरका देता है। वो चॉकलेट लेकर काफ़ी खुश हो जाती है और चॉकलेट को मज़े से खाने लगती है। तभी सोनू उससे पूछता है कि तुम अकेली हो क्या, तुम्हारे घर वाले नहीं हैं। पर वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती, वो अजीब तरीके से चॉकलेट को खाने लगती है और उसे वो सोनू का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा होता। सोनू तभी उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो अचानक से रुक जाती है और रुकते हुए फिर वो अजीब से स्माइल देती है। उसकी स्माइल इतनी ज़्यादा ड्रामी होती है कि सोनू उसे देखकर डर जाता है और फिर वो अपने डर को कंट्रोल में करता है। तभी वो बोलती है कि मेरा नाम भक्षिनी है। फिर वो पूछता है कि तुम्हारे घर में और कोई नहीं है क्या, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो वो बोलती है उन्हें तो मैंने खा लिया। और सोनू ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि ये क्या बोले जा रही है। फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मेरा यही घर है। तभी सोनू इधर उधर देखता है कि इधर से गेट की तरफ भागने की कोशिश करता है पर वो देखता है कि गेट काफ़ी ज़्यादा दूर होता है उससे। और तभी वो लड़की उसे घूर रही होती है। वो बोलता है कि तुम मुझे डरा क्यों रही हो। वो बोलती है कि तुम्हें मेरा नाम नहीं पूछना चाहिए था, जो मेरा नाम जान लेता है उसे मरना होता है। ये सुनकर सोनू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तभी वो देखता है कि वो लड़की एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और उसकी तरफ आने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक चॉकलेट है और वो उस चॉकलेट को उसकी तरफ फेंक देता है पर वो चॉकलेट उस बल्ब पे जाके लग जाती है और उसकी वजह से वो बल्ब फ्यूज हो जाता है और उसके अंदर से आग की चिंगारी निकलने लगती है जो कि चुड़ैल पर गिरने लगती है। तो चुड़ैल कुछ देर के लिए दिख नहीं पाती और सोनू वहाँ से भाग जाता है। सोनू उस कंपार्टमेंट से भागता हुआ दूसरी ओर निकल जाता है और वो राहत की सांस लेने लगता है। तभी वो उस कंपार्टमेंट में देखता है कि वो उसका अपना कंपार्टमेंट नहीं होता। वो ट्रेन के सबसे लास्ट बॉगी के पास आया हुआ होता है। उस तरफ और कोई बॉगी नहीं होती और वो अब वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है पर सिर्फ एकमात्र रास्ता उस चुड़ैल की बॉगी से होकर जाता है और वो उसके अंदर झांक कर देखता है तो उसके अंदर चुड़ैल होती है। अब वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है। वो सोचने लगता है कि मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहिए, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। वो देखता है ट्रेन काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रही होती है। तभी वो देखता है वहाँ एक बियर की बोतल पड़ी होती है और एक लाइटर। तो वो उस बियर की बोतल को तोड़कर
आग जलाकर अंदर की ओर जाने लगता है और वो चुड़ैल के कंपार्टमेंट में घुस जाता है। उसे पता होता है कि चुड़ैल आग से डर रही होती है। वो धीरे धीरे उस कंपार्टमेंट से आगे बढ़ रहा होता है और चुड़ैल उसे देख रही होती है। तभी अचानक से चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और वो उसे आग दिखा देता है, जिसकी वजह से वो डरने लगती है और उसे आग दिखाते हुए बोलता है कि पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हें जला दूंगा। और वो चुड़ैल डरने लगती है। तभी ट्रेन की अचानक से ब्रेक लगती है और सोनू के हाथ से वो मसाल गिर जाती है और वो उससे दूर हो गिर चुकी होती है, इसलिए वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता और चुड़ैल उसका पैर पकड़ लेती है। पैर पकड़कर चुड़ैल उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। वो बहुत ताकत लगाकर एक बार और कोशिश करता है और उस मसाल को पकड़ लेता है और वो उस आग को चुड़ैल की तरफ फेंक देता है। चुड़ैल उस आग को देखकर डरने लगती है और चुड़ैल की बॉडी में आग लग जाती है। और तभी सोनू वहाँ से उठ खड़ा होता है और भागता हुआ अपने मम्मी पापा की कंपार्टमेंट की तरफ कूद जाता है। वो वहाँ जाकर गिरता है तो देखता है चुड़ैल उसकी तरफ तेज़ी से दौड़ती हुई आ रही है और वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है। जब वो अपनी आंखों को खोलता है तो देखता है उसके मम्मी पापा उसके बगल में होते हैं और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि बेटा तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें खोजने के लिए हमने ट्रेन का ब्रेक भी लगा दिया और तुम हमें यहाँ तो पहले नहीं मिले थे। तभी वो चुड़ैल उसे देख रही होती है और हंसते हुए पीछे एक कंपार्टमेंट में घुस चली जाती है। तभी सोनू बोलता है कि मैं उस सामने वाली कंपार्टमेंट में था। तो उसकी मम्मी बोलती है कि हमारा कंपार्टमेंट सबसे आखिरी कंपार्टमेंट है, इसके बाद तो कोई बॉगी नहीं है, तो तुम कौन से कंपार्टमेंट की बात कर रहे हो। तभी वो सोनू देखता है सामने की ओर कि उसके बाद कोई और कंपार्टमेंट नहीं होता, वो सबसे लास्ट बॉगी होती है। वो अपनी मम्मी पापा को बता रहा होता है कि मैं उस सामने वाले ही कंपार्टमेंट में था पूरी रात, मेरा यकीन करो। पर उसका कोई यकीन नहीं करता। उसका स्टेशन आ जाता है और वो सोचता हुआ स्टेशन से जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि उस बॉगी के सबसे लास्ट में 2 आंखें चमक रही होती है। दोस्तों प्लीज़